जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनमें सारे के सारे वो 6 वीडियोज हैं, वो आपको जरूर देखने हैं। और आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 20+। 25 में से कितने लाने आपको? 20+ आपको करने हैं। और यहाँ पे हमने एयरफोर्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एयरफोर्स के लिए ये नेवी एसएसआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर बार पूछे जाते हैं या बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें करवा रहे हैं। तो अगर आपने पहले वाली जो 6 क्लास है वो नहीं देखी है तो देख लेना है। और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो एयरमैन भवानी सिंह, या फिर आप एयरफोर्स जीडी सर्च करोगे तो भी वो वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है 1 मिनट 1 सेकेंड। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया है के बल नियतांक वाली एक स्प्रिंग का 1/4 भाग काटकर अलग कर दिया जाता है, तो शेष स्प्रिंग का बल नियतांक क्या होगा? ठीक है, के बल नियतांक वाली हमें बोला गया कोई स्प्रिंग है का 1/4 भाग हमने क्या कर दिया? काट दिया। तो जो शेष स्प्रिंग का बल नियतांक होगा वो क्या होगा? तो हमें पता है कि जो F होता है वो इज इक्वल होता है हमारा माइनस का kx। F इज इक्वल क्या होता है? माइनस का kx होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक ही स्प्रिंग की बात हो रही है तो इसके लिए F तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम k और x में रिलेशन देखें तो k व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा x की, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ k व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा l के, क्योंकि यहाँ पे x ही हमारा क्या है? l है, लंबाई है। तो हमने क्या किया है कि हमारे पास जो टोटल लेंथ थी स्प्रिंग की, टोटल जो लेंथ थी वो क्या थी? हमारे पास l थी, यहाँ से यहाँ तक के लिए l थी, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया है? 1/4 काट दिया है, 1/4 l हमने निकाल लिया। तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया हमारे पास 3/4 l। इतनी लेंथ हमारे पास बच गई। तो आप या तो वैसे कर सकते हो k2/k1 करके, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो k है हमारे पास वो कितना बच गया? 3/4 बचा ना। तो नीचे देखो l की जगह लिखना है ना 3/4, तो 3 और 4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे k, क्योंकि l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा 3 और 4 ऊपर आ गया और ये आ गया k। तो आ जाएगा 3/4, सॉरी 4/3 k। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे k। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, और इसमें शेष पूछा है, ठीक है, शेष स्प्रिंग नियतांक पूछा है, इसलिए हमने जो शेष बची है ना वो काम में ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तब n अपवर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्ध्य क्या होगी? ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि v इज इक्वल हमारा क्या होता है? n लैम्डा होता है। v इज इक्वल n लैम्डा होता है, और यहाँ पे n हमारी आवृत्ति है और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य है, v वेग है। और एक चीज और हमें पता है कि अपवर्तनांक म्यू जो होता है वो होता है हमारा लैम्डा निर्वात बटा होता है लैम्डा माध्यम। ये भी फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? माध्यम में तरंगदैर्ध्य निकालनी है, तो माध्यम वाली को हम इधर लाते हैं, लैम्डा का यहाँ पे लगा देंगे भाग। तो इसको मैं लैम्डा m लिख रहा हूँ, और निर्वात वाली हमें बोला गया है कितनी है? लैम्डा है। तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू आ जाएगा हमारा नीचे। लेकिन एक चीज हमें बोली गई है कि हमारे पास जो अपवर्तनांक है वो म्यू ना लेके इसने क्या लिया है? n लिया है। तो हम भी यहाँ पे क्या ले लेंगे? n। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लैम्डा अपॉन n। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अचानक चल पड़ने के कारण इस पर बैठा हुआ सवार गिर पड़ता है, क्योंकि? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवार पीछे हो जाता है, दूसरा है सवार को अचानक गिरने का भय रहता है, और सी ऑप्शन है जड़त्व के कारण, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, सवार पीछे हो जाता है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, और बी वाला भी कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको पता है जो जड़त्व का जो लॉ है, ठीक है, जड़त्व का नियम हमें क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और वो अगर स्थिर है, ठीक है, वो अगर स्थिर है
तो वो क्या रहना चाहेगा, स्थिर रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स कार्य ना करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जड़त्व के कारण सवार के शरीर का जो ऊपरी भाग है वो तो स्थिर रहता है, जबकि जो नीचे वाला भाग है वो घोड़े के चलने के साथ ही क्या हो जाता है, चल पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सवार है वो अचानक गिर पड़ता है। जैसे बस वगैरह में होता है, हमारे जो नीचे का शरीर होता है वो तो मोशन में होता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा वो रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो उस वजह से पीछे की ओर धक्का लगता है और यहाँ से सवार नीचे गिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हमारे पास, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को V पोर्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि बैटरी हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी एक कुचालक हैंडल की सहायता से बढ़ाई जाए तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। अब यहाँ से ये चीज आपको याद रखनी है कि बैटरी को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। बैटरी को हटाने का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें आवेश होगा वो जो हमने स्टार्टिंग में एक बार अगर इसको Q दे दिया तो फाइनल तक Q ही रहेगा, क्योंकि हमने बैटरी को तो हटा दिया है। अब संधारित्र आवेश तो कहीं से ले नहीं सकता। तो हमें पता है Q इज इक्वल होता है CV। ठीक है, हमें पूछा है V पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो V हमारे पास यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन C। तो यहाँ से वैल्यूज हम इसका C का फॉर्मूला पुट करते हैं। V इज इक्वल हमें पता है Q, और C आपको पता है क्या होता है, C होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो यहाँ पे पुट करते हैं A एप्सिलॉन नॉट और D आ जाएगा ऊपर, क्योंकि C नीचे था ना इसलिए नीचे आ गया A एप्सिलॉन नॉट और D चला गया हमारा ऊपर। तो अभी देखो V और D के अंदर रिलेशन देखो, क्योंकि हमें तो क्या बोला गया है, दूरी बढ़ाई गई है, प्लेटों की दूरी बढ़ाई गई है। तो जैसे जैसे हम D बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि जो प्लेटों के मध्य विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। V देखो D के समानुपाती। यहाँ पे आप वो फॉर्मूला यूज मत कर लेना, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है ना V इज इक्वल के Q अपॉन D, के Q अपॉन D, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे Q चेंज नहीं हो रहा है और CV हमें संधारित्र की धारिता बोली गई, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है और D के ये समानुपाती होने के कारण यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग P हो, ठीक है, एवं द्रव्यमान M हो, तो P एवं M के पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो P होता है वो होता है हमारे पास रूट टू एम ई, ठीक है, और हमें पूछा है गतिज ऊर्जा, जहाँ पे E क्या होती है, हमारी गतिज ऊर्जा होती है, P संवेग होता है और M द्रव्यमान है ही। हमें E का फॉर्मूला बताना है, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया P स्क्वायर, ये हो गया 2me। E का फॉर्मूला निकालना है तो 2m को अपॉन में ले आओ, तो आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये आ जाएगा हमारा E। तो यहाँ से E का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, P स्क्वायर अपॉन में 2m। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विध्रुव के लिए Q हमें बोला गया है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुलाम, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुलाम, एवं दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बोली गई है D इज इक्वल 0.01 मीटर। यदि इसे E विद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है रखा जाए तो द्विध्रुव के लिए अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा। तो हमें पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई है, अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और ये कौन से एंगल पे पॉसिबल है, थीटा इज इक्वल यदि 90 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि टो इज इक्वल हमारे पास बचेगा PE। ठीक है, इसमें डायरेक्ट बोला गया है देखो अधिकतम बल आघूर्ण, इसलिए हमने साइन थीटा को गायब कर दिया है। और P आपको पता है क्या होता है, Q मल्टीप्लाई में 2D, और ये आ जाएगा 1 सेकेंड, इसको D को मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज आप डबल कर दोगे इस डिस्टेंस को, 2L बोल सकते हैं हम इसको, Q इंटू 2L और मल्टीप्लाई में आ जाएगा E। ठीक है, 2L हम लिखते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसे ये माइनस Q है और ये प्लस Q है ना, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम 2L लिखते हैं। ये नहीं है कि बीच में 10 सेमी दिया है तो हम इसको 20 सेमी कर देंगे, नहीं, इसी पूरे को ही हम क्या लिखते हैं, 2L से शो करते हैं, ताकि कहीं पे आधा करने का काम पड़े तो हम डायरेक्ट L लिख दें। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। Q की वैल्यू है हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और 2L की वैल्यू, 2L मतलब क्या है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, इसका डबल नहीं करना है, ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि 2L से हम लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 0.01 इंटू E की वैल्यू है हमारे पास
5 गुना 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे -5 नहीं है, ओनली 5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 10 इंटू में ये -6 था और ये 5 था, तो कितना बच गया, 10 टू द पावर माइनस का 1 बच गया, ठीक है। और ये है हमारा 0.01, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर। 1 सेकेंड, न्यूटन अपॉन मीटर नहीं आएगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये भी आपको याद रखना है, मात्रक का भी इसमें है, क्योंकि दो ऑप्शन सेम आ गए ना, न्यूटन मीटर, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी जैसे हमारे साथ गड़बड़ हुई वैसे एग्जाम में भी हो जाती है, हम देखते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -3 और मात्रक देखते नहीं है और बी ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का दोगुना हो जाए, ठीक है, दोगुना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा। तो हमें बोला गया है जो जी है वो हमें पता है क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का दोगुना हो जाए तो जो भार है वो किस प्रकार प्रभावित होगा। पिंड का भार क्या होता है, mg होता है। m आपको पता है चेंज होता नहीं है कभी भी, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहता है, तो चेंज कौन होता है, g होता है, इसलिए हम g की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला हम और भी यूज लेते हैं, g इज इक्वल हम काम में लेते हैं 4/3 पाई रो आर जी, ठीक है, कैपिटल आर जी लगा दो। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि हमें कैसे पता चला कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, आपने तो तुरंत से लिख दिया ये वाला है, हो सकता है आपने पहले देखा हो या फिर नोट किया हुआ हो इसलिए लिख दिया, तो हम तो ये लगा दे, तो हम ये नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया है कि इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब भी किसी चीज के अपरिवर्तित की बात होगी ना तो वही हम चीज यूज लेंगे। यहाँ पे इसमें देखो घनत्व आ रहा है, अगर ये बोलता ना कि घनत्व अपरिवर्तित रहता है तो हम ये फॉर्मूला यूज लेते, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, ठीक है, ना कि ये वाला। तो ये भी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। अब यहाँ से ये हमारे पास आ गया, आगे हमें बोला गया है जी डेस यदि वर्तमान मान का दोगुना कर दे, क्या कर दे, व्यास को, तो व्यास को दोगुना करने पर आ जाएगा जीएम और इसको दोगुना मैं करता हूँ तो 2r और ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब व्यास और त्रिज्या एक ही बात है, क्योंकि हमें रेशियो लेना है, यहाँ पे तो कट जाएगा, वैसे तो एक बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो लेना है, जी डेस निकालना ना, तो जी डेस हमारे पास आ जाएगा जी एम, क्योंकि देखो जब व्यास दोगुना हुआ है तो त्रिज्या भी तो दोगुनी हुई होगी ना, ठीक है, व्यास दोगुना हुआ तो त्रिज्या भी दोगुनी हुई होगी, तो इसमें हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर। अभी यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है z, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z/4, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पूर्व मान का 1/4 हो जाएगा, तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पूर्व मान का 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलांतर तथा पथांतर में संबंध क्या है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भले आए चाहे ना आए, लेकिन इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आगे एक क्वेश्चन और हमने लिया है, तो ये जो होता है आपका, ये होता है कलांतर, कलांतर इज इक्वल 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू में पथांतर, इंटू में पथांतर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कलांतर को हम लिखते हैं डेल फाई से, इज इक्वल 2 पाई अपॉन में लेमडा मल्टीप्लाई में पथांतर को हम लिखते हैं डेल एक्स से, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होता है। और ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है, कलांतर इज इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई में डेल एक्स, तो ये आपको फॉर्मूला रट लेना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है, गतिज ऊर्जा की हानि होने से मतलब है कि पहले की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तथा बाद की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं है, सीधी सी बात यह है। और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलते हैं तो कहलाती है। ये मैंने आपको जो पहला सेशन करवाया था
दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलते हैं तो क्या कहलाते हैं? पहली जो क्लास थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, उसमें तीनों टक्कर मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा की हानि होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। तो हमने देखा था कि जो प्रत्यास्थ टक्कर है उसमें हमारी गतिज ऊर्जा जो होती है वो भी संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा, और जो हमारा संवेग है वो भी क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संवेग भी क्या होता है? संरक्षित रहता है। जबकि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ओनली संवेग संरक्षित रहता है, तथा तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक इकाई के रूप में यानी कि जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से टक्कर हुई, ये पहला ऑब्जेक्ट था, ये इस साइड आ रहा है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये इस साइड जा रहा है, दोनों में टक्कर हुई तो दोनों बाद में इस तरीके से गति करेंगे एक साथ। इसको बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ। और ओनली अप्रत्यास्थ की बात करें तो उसमें भी संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं रहती, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलते हैं। तो ये घटना किसमें होती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में होती है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तीनों टक्कर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अप्रत्यास्थ के बारे में और पूर्णतया अप्रत्यास्थ के बारे में। पूर्णतया प्रत्यास्थ मैंने बता दिया, वैसे तो तीनों बता दी है, आपको लिखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी तरंग में दो लगातार तरंगों के बीच कलांतर क्या होगा? अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कलांतर पथांतर वाला, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे काम में लेना है। इसमें बोला है दो लगातार तरंगों के बीच, तो ये हमारी तरंग है, इस तरीके से ये चलती है। ठीक है, ये होता है गर्त, इसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम सरंग, सक्सेसिव। ठीक है, इंग्लिश में सक्सेसिव हो जाता है और हिंदी में हो जाता है सरंग। ठीक है, ये भी सरंग है और ये वाला भी सरंग है। तो इन दोनों के बीच, लगातार दो सरंगों के बीच क्या पूछा है? हमें कलांतर पूछा है। हमें इन दोनों के बीच कलांतर तो नहीं पता, लेकिन पथांतर पता है। पथांतर कितना होता है? लेमडा होता है। ठीक है, लेमडा होता है, ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच कितना होता है पथांतर? लेमडा होता है। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि कलांतर इज इक्वल होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास होता है पथांतर। तो वैल्यू पुट करो, 2 पाई अपॉन में आ जाएगा लेमडा इंटू पथांतर कितना है? देखो लेमडा ही है, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कलांतर जो है वो कितना निकल के आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई। तो आपको आज से ये भी याद रखना है कि दो लगातार चाहे सरंग पूछ ले चाहे दो लगातार गर्त पूछ ले, ठीक है, तो उन दोनों के बीच कलांतर कितना होता है? 2 पाई होता है, और पथांतर कितना होता है? लेमडा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रटना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पथांतर देके कलांतर पूछ लेगा, कई बार कलांतर देके पथांतर पूछ लेगा, तो इसलिए ये चीज नॉर्मल ये तो याद रखनी है, लेमडा और 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट ये इजी सा क्वेश्चन है, जब C1 और C2 धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी? इसका जो आंसर है आपको वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? A B C लिख देना है, और बस ये एक ही क्वेश्चन दूंगा, इसलिए नंबरिंग इसके लगाने की जरूरत है नहीं। A B C D जो भी आंसर हो वो देना है। C1 और C2 किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा? तो ये भी डायरेक्ट फिक्स क्वेश्चन है, रट्टा मारने वाला है, कि जब भी शुद्ध पानी एवं साफ कांच का पूछ लिया जाए तो वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे शुद्ध पानी ना देखे, ओनली पानी दिया होता, ठीक है, शुद्ध पानी ना देखे इतना दिया हुआ होता पानी और साफ कांच के बीच, तो वो कितना हो जाता? वो हो जाता हमारा 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रताएं I1 व I2 है, रुक जा, I1 व I2 है, तो व्यतिकरण में 1 सेकंड, व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रताएं होंगी। ठीक है, अधिकतम तीव्रता कितनी होगी? तो ये हमें यहाँ पे बोला गया है,
दो कला संबंध स्रोत है जिनकी तीव्रता I1 व I2 है, व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता कितनी होगी। तो एक चीज तो सबसे पहले मैं आयाम के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि I जो होता है तीव्रता वो समानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर के। यहाँ पे हमारे ये काम नहीं आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। अब अगर हम तीव्रता के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास होता है I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 2 रूट I1 I2, और यहाँ पे होता है हमारे पास कोस फाई। कोस फाई क्या चीज होती है, कलांतर होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता में देखो मैं इन चारों में से कौन से को अधिकतम कर सकता हूँ, इसको अधिकतम ले सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं फाई इज इक्वल क्या ले लूँ 0 डिग्री ले लूँ तो कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है वो बच जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 2 रूट I1 I2 इतना बचेगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ I इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास रूट I1 प्लस रूट I2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको अगर आप फिर से ओपन करोगे तो ये आपका बन जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य स्थिति से गुजरते समय गोलक की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ठीक है, माध्य स्थिति से गुजरते समय गोलक की कौन सी ऊर्जा, अच्छा ये पूछा है कौन सी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, स्थितिज, गतिज, ध्वनि, प्रकाश। तो इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें सरल लोलक में। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हमारा जो सरल लोलक होता है ये होती है दोनों, जो लास्ट चरम स्थिति होती है वो, और बीच में होती है माध्य स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि V होता है वो मैक्सिमम होता है, V मैक्सिमम, चारों पांचों चीज मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे V मैक्सिमम होता है एंड यहाँ पे V 0 होता है, यहाँ पे V 0 होता है। इस कंडीशन में यहाँ पे त्वरण 0 होता है, यहाँ पे त्वरण मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। यहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा Pe जो है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे हमारी Pe क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे Pe क्या होती है मैक्सिमम, P मतलब स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 होती है, और यहाँ पे Ke जो है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे Ke जो है वो क्या होती है 0 होती है। तो चारों चीज आपको याद कर लेनी है। पूछा क्या चीज है, माध्य स्थिति से गुजरते समय गोलक की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो कौन सी ऊर्जा सर्वाधिक होती है माध्य स्थिति पे, वो होती है गतिज ऊर्जा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिपथों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 0.09 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा इतनी दी हुई है, सेकंड में 0 से 20 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये धारा नहीं है, यहाँ पे ये हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास 0.006 सेकंड में 0 से 20 एम्पियर हो जाती है, 1 मिनट हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान क्या होगा। तो ये हमारे पास हेनरी में दिया हुआ है प्रेरण गुणांक, तो ये है हमारे पास m, ये है टाइम जो कि है हमारा डेल्टा टी, डेल्टा टी, और ये है 0 से 20 एम्पियर हो जाती है, तो ये हमें बोली गई है धारा। हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का m डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है, डी आई अपॉन डी टी भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, m की वैल्यू है 0.09, डी आई की वैल्यू कितनी है, डी आई 0 से 20 हो रही है, कितनी हो रही है 0 से 20, तो हम इसको लिख देंगे 20 माइनस 0। ठीक है, डी आई मतलब क्या होता है अंतर, और डी टी 0.006 सेकेंड में, तो ये हमारा अंतर है डायरेक्ट 0.006। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इसका हम काटेंगे 2 0, तो अपॉन में लगा देंगे 100, इसको हम काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, तो यहाँ से ये दो बिंदु से दो बिंदु गए, अब ऊपर हमारे पास बच गया 9 और 20 और एक बच गया 10, और अपॉन में क्या बच गया हमारे पास 6। तो यहाँ से देखो यदि मैं 3 से काटता हूँ तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 10, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया 300 वोल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है
वो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास mv² अपॉन आर, mv² अपॉन आर। अभी हमने इसमें क्या क्या डबल किया है, एक तो पिंड की चाल दुगुनी करी है यानी कि v हमने दुगुना किया है, और एक पिंड की त्रिज्या तो r हमने दुगुनी की है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो m, तो f डैश हमारा क्या हो जाएगा m, और v हमने दुगुना किया है तो 2v का स्क्वायर, और अपॉन में आ गया हमारे पास r को भी दुगुना किया है तो 2r, तो ये हो जाएगा हमारा m, और ये आ जाएगा 4v², और अपॉन में आ जाएगा 2r, तो 2 से इसको कट करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2mv² अपॉन में r। चूंकि ये तो हमारा पहले वाला f था और आगे आ रहा है 2, यानी कि दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम में करते हो तो इतना सा लिखोगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, 2 कट जाएगा और दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए आवश्यक निरोधी विभव। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ कि जो हमारा निरोधी विभव का जो फॉर्मूला है V नोट, वो होता है हमारे पास H अपॉन में E न्यू माइनस न्यू नोट। अब यहाँ पे ये न्यू क्या है, ये है आवर्ती। ठीक है, आप N से भी लिख सकते हो या न्यू से लिख सकते हो। तो यानी कि जो V है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, वो आवर्ती के साथ समान रूप से बढ़ता है। जैसे जैसे हम आवर्ती बढ़ाएंगे तो हमारा निरोधी विभव क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये तो देखो फिक्स है, ये तो फिक्स होती है किसी भी पदार्थ के लिए, ये तो बढ़ती घटती है नहीं। हम क्या बढ़ाएंगे, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाएंगे तो V नोट भी क्या हो जाएगा, हमारा समान रूप से बढ़ता जाएगा। तो तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं, तरंगदैर्ध्य का यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के साथ समान रूप से बढ़ता है, नहीं। आपतित प्रकाश की आवर्ती के अनुक्रमानुपाती होता है। आवर्ती के अनुक्रमानुपाती तो हम तब बोलते जब ये इस तरीके से होता, जब ये इस तरीके से होता तब हम इसमें बोलते, लेकिन यहाँ पे हमारा ये भी है साथ में, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, आपतित प्रकाश की आवर्ती के साथ समान रूप से बढ़ता है, ये हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको मैंने रीजन बता दिया कि किसी भी पदार्थ के लिए जो देहली आवर्ती होती है वो तो फिक्स होती है, चाहे कितनी भी हो। ठीक है, यानी कि ये तो बढ़ती घटती है नहीं, हम बढ़ा घटा के इसको सकते हैं, इस आवर्ती को बढ़ा सकते हैं, आपतित प्रकाश की आवर्ती को। तो आपतित प्रकाश की आवर्ती जैसे जैसे बढ़ेगी V नोट हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वक्राकार सड़क पर मुड़ने की अधिकतम वेग को दोगुना कर दिया जाए तो मोड़ की त्रिज्या करनी पड़ेगी। मोड़ की त्रिज्या हमें क्या करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको कल वाले सेशन में आई थिंक फॉर्मूला बताया था कि V इज इक्वल होता है हमारे पास रूट म्यू जी आर। हमें क्या बोला गया है, मुड़ने की अधिकतम वेग को दोगुना कर दे तो त्रिज्या, तो त्रिज्या और वेग में हमें देखना है। तो त्रिज्या जो है उसका रूट समानुपाती होता है वेग के। यदि मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो V² समानुपाती आ जाएगा मेरे पास R। तो वेग को दुगुना कर दिया जाए तो मोड़ की त्रिज्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो, यदि मैं वेग को दुगुना करता हूँ, या फिर आप इस तरीके से ले लो इसको कि V1 बटा V2 का स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा हमारे पास R1 बटा R2। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, वेग को दुगुना किया है ना, तो V1, ठीक है, V लिख दो डायरेक्ट, और दूसरे वेग को हमने क्या कर दिया, दुगुना, तो 2V कर दिया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास R1 बटा R2। तो यहाँ से देखो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर किया ना, तो यहाँ से हमारे पास R1 बटा R2 कितना आ गया, वो आ गया 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर ऊपर, तो R2 जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4R1, यानी कि 4 गुना इसका हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। बाकी इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये रिलेशन अगर आपको पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही वेग को दोगुना करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है यानी कि 4 गुना हो जाएगा, त्रिज्या कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ तक इतना क्या है, बेसिक है, एग्जाम में ओनली ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है, याद रखना है, यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है
यदि इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यदि v जा रहा है हमारा किसमें, v क्या, जो हमारा आवेश है q, वो किसमें जा रहा है, एंटर कर रहा है b के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमारे पास तीन संभावनाएं होती है। यदि थीटा जीरो है तो वो सीधा चला जाएगा, ठीक है, और वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा 90 डिग्री है तो वो वर्ताकार गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार गति करेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, यदि हमारा 0 से तो बड़ा है थीटा एंड 90 से छोटा है तो वो सर्पिलाकार मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, सर्पिलाकार मोशन, इस तरीके से मोशन करेगा। तो यहाँ पे देखो हमें बोला गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो, यानी कि जिस साइड चुंबकीय क्षेत्र है उसी साइड क्या हो, हमारा इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है F इज इक्वल क्यू वी बी, वन सेकेंड, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब जब दोनों की दिशा एक ही बराबर है तो थीटा कितना होगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि F कितना हो जाएगा, 0। जब उस पर कोई बाह्य बल ही नहीं लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो उसका वेग क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वेग कब बढ़ता है, जब उस पर फोर्स लगाया जाए। अब जब फोर्स ही नहीं होगा तो वेग कहाँ से बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग अपरिवर्तित रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारी पानी होता है। भारी पानी क्या होता है, कल ही मैंने बताया था, कल या परसों वाले सेशन में बताया था कि जो हम नाभिकीय भट्टियों में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं भारी पानी। और क्यों यूज करते हैं भारी पानी, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जैसे ही मैंने नाभिकीय रिएक्टर यूज किया यहाँ पे, नाभिकीय भट्टी, तो आपके दिमाग में कैडमियम ग्रेफाइट वगैरह सब चीजें आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे भारी पानी क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी नहीं होता, भारी ऑक्सीजन में भारी ये भी नहीं होता, पानी जिसमें साबुत झाग नहीं बनाते ये भी नहीं होता, ठीक है, वो तो कठोर जल होता है। तो ये है हमारे पास ड्यूट्रॉन एवं ऑक्सीजन का यौगिक। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, वैसे भारी पानी का होता है D2O। तो यहाँ से देखो ड्यूट्रॉन, यहाँ पे D क्या है, हमारा ड्यूट्रॉन है एवं ऑक्सीजन का यौगिक, तो ड्यूट्रॉन एवं ऑक्सीजन का यौगिक ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूट्रॉन क्या चीज है, ड्यूट्रॉन आपको पता है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो वो वाला ये ड्यूट्रॉन यहाँ पे हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपरूपण विकृति को प्रदर्शित करते हैं। अपरूपण विकृति को किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो अपरूपण विकृति होती क्या है, सबसे पहले तो इस तरीके से कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हम उस पे यदि ऊपर यहाँ पे इसमें फोर्स लगाएं, ठीक है, यहाँ पे यदि हम फोर्स लगाएं तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा इतना था और उसके बाद यहाँ पे इसमें क्या आ गई विकृति, और इस विकृति को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे थीटा या फाई नाम इसको हम देते हैं। तो ये क्या है, हमारा अपरूपण कोण है, क्या है, अपरूपण कोण है, अपरूपण कोण। तो हम अपरूपण विकृति को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अपरूपण कोण के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रभावकारी धारा I है और L प्रेरकत्व की कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात XL है। कुंडली को एक अतिचालक पदार्थ से बनाया गया है और उसका प्रतिरोध 0 है। कुंडली में शक्ति के क्षय की दर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्रतिरोध 0 है, यानी कि जो हमारी कुंडली है उसके अंदर प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, तो हमारा जो P होता है, P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS IRMS, और यहाँ पे होता है हमारे पास कोस फाई। कोस फाई क्या चीज है, कोस फाई है धारा और विभव के बीच कलांतर। तो यहाँ पे देखो जब प्रतिरोध 0 है, तो मैंने आपको एक चीज पहले वाले मॉक टेस्ट में बताई थी कि जब R होता है तो धारा तथा I के बीच कलांतर कितना होता है, 0 डिग्री, और जब हमारा C होता है धारिता,
तो धारा और आई के बीच कालांतर क्या होता है, π/2 होता है। और जब L होता है यानी कि प्रेरकत्व होता है तो भी π/2 होता है। जब L होता है उस कंडीशन में आगे कौन रहता है, आगे रहता है हमारा V, और इस कंडीशन में आगे कौन रहता है, I, π/2 कालांतर से। ठीक है, ये तो हमें देखना नहीं है एक बार कि कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है। ठीक है, हमारा जो लॉजिक है वो यही तक है इन तीनों चीजों में से। अब यहाँ से देखो प्रतिरोध जब शून्य है, प्रतिरोध शून्य है तो प्रतिरोध वाले कालांतर से भी अभी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लगाया हुआ क्या है, L प्रेरकत्व लगाया हुआ है। ठीक है, ओनली L प्रेरकत्व है। L प्रेरकत्व है मतलब एंगल कितना बन रहा है, कालांतर कितना आ रहा है, कालांतर आ रहा है π/2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। जब मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे cos π/2 ले लूंगा, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इसमें जो शक्ति क्षय है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो शक्ति क्षय की दर क्या हो जाएगी हमारी, 0। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आपने जैसे ही देखा कि प्रतिरोध शून्य है, प्रतिरोध शून्य है तो उसके बाद देख लो L लगा हुआ है कि C लगा हुआ है, L हो चाहे C हो, दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसमें जो शक्ति क्षय की जो दर है वो 0 आती है। क्यों आती है, इसके कारण आती है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वायुमंडल क्या होता है, एक वायुमंडल क्या है। तो ये सबको पता है कि एक वायुमंडल क्या है, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम नहीं लिखते हैं कि एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर वो ये वाला ही है। ठीक है, दाब का मात्रक, एक वायुमंडलीय दाब का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, इसमें हमें बोला गया है कि परिपथ, निम्न परिपथ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये चीज ऑलमोस्ट पता तो सबको होती है कि इस तरीके से जब भी चीजें दी हुई होती है वो किस में होती है, सीरीज में हो, उसमें सीरीज में क्या पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल जुड़ी हुई होती है। तो वो क्या करते हैं 2r और अपॉन में कर देंगे 3, और ये ऑप्शन में मिल जाएगा 2r/3। लेकिन यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 2r है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, क्योंकि चीजें चेंज होने लग गई। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता था स्टार्टिंग में तो सभी ने, उस टाइम तो नहीं पता होता था कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब सभी को पता है कि इस टाइप का आएगा तो पैरेलल में जुड़ा हुआ आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे चेंजमेंट करने शुरू कर दी, यहाँ पे वो करने लग गए चेंज। यहाँ पे चेंज करते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। ये डायग्राम अब इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे है हमारा A, तो A आएगा तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया 2r। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2r ओम, ये हो जाएगा 2r, और बीच में जो 2r वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 2r, और जो नीचे है हमारे पास ये वाला r वो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा r। ठीक है, ये r यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे है हमारा B। अभी इन तीनों के बीच हमें, इन दोनों के बीच A और B के बीच क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो अब ये तीनों की तीनों चीजें किसमें है, समांतर क्रम में है। तो समांतर में आपको पता है कि जो R होता है, ठीक है, वो क्या होता है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती है। लेकिन हमें ये वाला यूज नहीं करना है, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो आपको पता है जब समान प्रतिरोध हो, समान प्रतिरोध हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है R/2, यानी कि जितना भी R दिया हुआ है उसका आधा कर दो। तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाले का R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2R/2। तो ये आधा हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ऊपर वाली कंडीशन में हमारे पास R आ गया, ठीक है, और नीचे वाली कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। ये हो गया हमारा B। ये तो R हमने निकाला ही अभी अभी इन दोनों का, और नीचे वाला एक R ये था ही। ठीक है, अब A और B के बीच हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे, फिर से वही फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट दो सेम है तो आधा कर दो R/2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रतिरोध ले रहे हैं ना उतने का भाग लगाना है। 2 ले रहे हैं तो 2 का लगा दो, 3 ले रहे हैं तो 3 का लगा दो। यहाँ पे डायरेक्ट 3 का लगा नहीं सकते थे क्योंकि दो R के हैं, एक R का है, इसलिए हमने अलग अलग इनको किया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका कि 100 मीटर त्रिज्या के मार्ग पर चलती हुई रेलगाड़ी की चाल क्या होगी यदि रेलगाड़ी द्वारा प्राप्त त्वरण 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है
वो होता है v²/r। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, एक्सेलरेशन त्वरण हमें दिया हुआ है कितना 25, v² निकालना है, v निकालना है हमें, r दिया हुआ है 100, r 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल आ जाएगा 25 × 100। तो जो v है वो आ जाएगा हमारे पास √25 × 100। तो यहाँ से v इज इक्वल आ जाएगा 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे 25। आपको कमेंट में स्कोर बताना है और एक जो क्वेश्चन छोड़ा था उसका आपको आंसर बताना है। और अगर पीछे वाले जो 6 पार्ट हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी करने हैं। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन वही है जो या तो रिपीटेड होते हैं या मोस्ट जो है क्वेश्चन वो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना है।